57 एसी में जहेरिस और एलिसन को और एक बेटा होता है जिसका नाम रखा गया बेलॉन। सो एक्चुअली इस साल वेस्टेरोस में सब जगह पर बसंत ऋतु आया था, यानी कि स्प्रिंग का मौसम आ गया था। इसीलिए इस बेबी बेलॉन टारगेरियन को सभी लोग प्यार से द स्प्रिंग प्रिंस करके भी बुलाने लगे थे। तो अभी रेड कीप में 3 अलग अलग बच्चे बहुत ही मस्ती में खेलते रहते थे। जहेरिस और एलिसन की सबसे बड़ी बेटी डैनी अभी यही कुछ 4 साल की हुई थी और उनका बेटा एमोन 2 साल का था। और उन दोनों को अभी ये छोटा बेबी बेलॉन सब जगह पे फॉलो करता रहता। खास करके ये बेबी बेलॉन एमोन का तो पीछा ही नहीं छोड़ता। उन दोनों बेबी भाइयों का भाईचारा आगे एकदम मिसाल बनने वाला था और उसकी झलक एक्चुअली बचपन में ही दिखी थी। अब इसके बाद में 57 एसी में और एक बड़ा इंसिडेंट यह हुआ कि किंग जहेरिस ने अपने हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से माइल्स स्मॉलवुड को फायर कर दिया। सो ये माइल्स स्मॉलवुड वैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर जनरल्स इन हिस्ट्री माने जाते हैं, बट वो उसी के साथ साथ वो हिस्ट्री के वन ऑफ द वर्स्ट हैंड भी माने जाते हैं। तो इसका रीजन ये था कि ये सर माइल्स स्मॉलवुड एक स्मॉल काउंसिल के मीटिंग को भी एक वॉर जनरल की तरह चलाते थे। उनका बर्ताव स्मॉल काउंसिल मीटिंग में हो या फिर पूरे वेस्टेरोस के अलग अलग लॉर्ड्स के साथ में हो, उनका बर्ताव बहुत ही स्ट्रिक्ट था और कई लोगों को वो ऑफेंड कर जाते हैं। अभी एक लेजेंडरी वॉर जनरल होने के वजह से माइल्स स्मॉलवुड थोड़े से मुंहफट भी थे, वो किसी को भी कुछ भी बोल भी जाते, तो कई बार दूसरे लॉर्ड्स को उनकी बातें पसंद नहीं आती। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से किंग जहेरिस भी अपने इस हैंड माइल्स स्मॉलवुड से बहुत तंग आ गए थे और इवेंचुअली जहेरिस ने इस माइल्स स्मॉलवुड को हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से निकाल दिया। तो जिस स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में सर माइल्स स्मॉलवुड को निकाला गया था, उस मीटिंग में माइल्स स्मॉलवुड ने एकदम सरप्राइजिंगली एकदम खुले दिल से इस फायरिंग को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने एकदम हंसते हंसते सबसे हाथ मिलाया, सबको हक किया और वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के सीधा उसी दिन शाम को एकॉर्न हॉल वापस चले गए। उनके जाने के बाद में स्मॉल काउंसिल मीटिंग में वापस अभी डिस्कशन होने लगा कि अभी हैंड ऑफ द किंग कौन बनेगा। सब लोग अपना थोड़ा बहुत पॉलिटिकल गेम खेलने लगे थे और सभी को उम्मीद थी कि उनको हैंड ऑफ द किंग का इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जाएगा, बट वहां पर जहेरिस ने सेप्टन बार्थ को खड़े रहने के लिए कहा और सीधा सबके सामने कह दिया, सेप्टन बार्थ तुम मेरे हैंड बनोगे। That's it, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। जैसे ही किंग जहेरिस ने हुक्म दिया कि सेप्टन बार्थ उसके हैंड बनेंगे, तो कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाया। इवन सेप्टन बार्थ भी इस बार कुछ नहीं बोल पाए, वो बस वहां पे इमोशनल हो गए और उन्होंने बस इतना ही कहा, यू ऑनर मी माई किंग। एंड ऐसा कह के सेप्टन बार्थ ने जहेरिस के सामने अपने घुटने टेके। वहां पे मौजूद सभी स्मॉल काउंसिल मेंबर्स ने तालियां बजाई। सेप्टन बार्थ को अपने सामने बेंड द नी करते हुए देख के जहेरिस भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया। वो सीधा सेप्टन बार्थ के पास जाता है। तब वहां पर जहेरिस ने अपने दोस्त सेप्टन बार्थ के कंधे पे हाथ रखा और उसे उठाया। इवेंचुअली जहेरिस कुछ बोलने वाला है ये देख के सबने अपनी तालियां बंद कर दी और जहेरिस ने यहाँ पर कुछ ऐसा कहा जो आगे सदियों तक सभी लोगों ने याद रखा। जहेरिस ने अपने हैंड को फेमसली कहा था कि एक सोल्जर के लिए जैसे तलवार जरूरी होती है, एक घोड़े के लिए जैसे उसकी नाल जरूरी होती है, वैसे ही इस जहेरिस के लिए सेप्टन बार्थ जरूरी है। अब तक सेप्टन बार्थ इमोशनल तो थे, बट जहेरिस की ये बात सुन के तो उनके भी आंखों में से आंसू आ गए। तो दोस्तों इसके बाद में 57 एसी में एक बहुत ही अनोखा इवेंट होता है। तो एक्चुअली 57 एसी के बीचों बीच रेगो ड्रास के कड़े रिसर्च के बाद में पता चलता है कि एलिसा फार्मान ने सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस को 3 ड्रैगन एग्स बेचे हैं। तो ये सुन के जहेरिस को बहुत गुस्सा आता है। वो फौरन स्मॉल काउंसिल की मीटिंग बुलाता है और वो मीटिंग में चिल्ला के सबको कहता है कि मुझे वो 3 अंडे वापस कैसे भी चाहिए, नहीं तो मैं पूरे ब्रावोस को जला दूंगा। मैं आज ही वर्मीथॉर पे बैठ के ब्रावोस जाऊंगा और वो जो भी सी लॉर्ड या जो कुछ भी है उससे मैं अपने 3 ड्रैगन एग्स वापस ले आऊंगा। तब सेप्टन बार्थ ने उसे ठंडा किया और सीधा कह दिया कि योर ग्रेस
प्लीज काम डाउन, आई विल गो, मैं जाता हूं ब्रावोस में। आप अगर ऐसा गुस्सा लेके वहां पर जाओगे तो आप वहां पर बराबर से नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। मैं आपका संदेशा लेके ब्रावोस जाता हूं और वहां पर सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के साथ में बात करता हूं, उसके साथ नेगोशिएट करता हूं और अपने तीनों ड्रैगन एग्स लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। स्मॉल काउंसिल के सभी मेंबर्स इस बात से अग्री करते हैं और इवेंचुअली यही कुछ 2 दिनों के बाद में लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्सगार्ड गाइल्स मोरिगन और बाकी 9 तगड़े नाइट्स को लेकर, यानी कि टोटल 10 नाइट्स को लेकर सेप्टन बार्थ खुद ब्रावोस चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के साथ में मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पर सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के ह्यूज कैसल में पहली थोड़ी बहुत फॉर्मल बातें होती है और यहाँ वहाँ की थोड़ी सी पूछताछ चलती है, बट यही कुछ 15 मिनटों के इन फॉर्मल बातों के बाद में सेप्टन बार्थ मुद्दे पे आते हैं। सेप्टन बार्थ हमेशा की तरह अपना एक ताबड़तोड़ मोनोलॉग देते हैं। वो कहते हैं इस मीटिंग का पर्पस है वॉर और पीस। आप चुनिए कि ब्रावोस को क्या चाहिए। हमें ऐसा पता चला है कि आपके पास टारगेरियंस के 3 ड्रैगन एग्स है और इसका पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास विथ प्रूफ है। सो किंग जहेरिस का आपको आदेश है कि आप उन तीनों ड्रैगन एग्स को लौटा दो, नहीं तो आयरन थ्रोन पे बैठने वाले हमारे राजा जहेरिस उसके ड्रैगन वर्मीथॉर पर बैठकर आएंगे और वो ऐसी तबाही मचाएंगे जिसके बारे में आगे मैं ना कहूँ तो ही बेहतर है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि एक मैसिव ड्रैगन आपके ब्रावोस के साथ में क्या कर सकता है। सो प्लीज सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस, आप अगले शब्द सोच समझ के बोलना। आपका फैसला ब्रावोस को या तो बचा सकता है या तो उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद में सेप्टन बार्थ शांत हुए। ये सेप्टन बार्थ हमेशा ही एकदम शांत और एकदम सभ्य किस्म के बंदे थे, बट उनको ऐसे एकदम एग्रेसिव रूप में देख के साइड में खड़े हुए गाइल्स मॉरिगन भी शॉक्ड रह गए थे। बट यहाँ पर सेप्टन बार्थ और वहां पर किंग्स लैंडिंग में किंग जहेरिस और बाकी सभी स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स ये सभी एक चीज भूल गए। ये सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस कोई एरा गेरा नल्ला बंदा नहीं है, वो ब्रावोस का एक पावरफुल रिचेस्ट बंदा है और पूरे नोन वर्ल्ड का वो वन ऑफ द रिचेस्ट बंदा है। वो जो किंग्स लैंडिंग में किंग जहेरिस अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट करता है ना, उसके सारे पैसे आयन बैंक ऑफ ब्रावोस से आते हैं। यहाँ के आयन बैंक ऑफ ब्रावोस से रेगो ड्राज ने कुछ बड़ा लोन लिया था और उस लोन के जरिए ही वहाँ पर किंग्स लैंडिंग में कुछ अभी डेवलपमेंट्स होने लगी थी। और इस आयन बैंक ऑफ ब्रावोस को ये सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस लोन देता है। मतलब आप समझ ही सकते होंगे कि सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस पावर और पैसों के मामले में कुछ अलग ही लेवल पर था। अभी इतने पावरफुल बंदे को ऐसे ही डरा धमका तो नहीं सकते थे, बट ये सेप्टन बार्थ को कौन बताएगा। सेप्टन बार्थ और किंग जहेरिस को तो लगा था कि यहाँ पर इस मीटिंग में जैसे ही कुछ थोड़ी बहुत ड्रैगन की धमकी दी जाएगी तो सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस घबरा जाएंगे और वो 3 ड्रैगन एग्स को वापस दे देंगे। बट हुआ कुछ उल्टा ही। जैसे ही सेप्टन बार्थ ने अपना स्पीच खत्म किया, सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस मुस्कुरा देते हैं। वो हंसते हंसते कहते हैं, माय डियर गेस्ट, मुझे उन 3 ड्रैगन एग्स के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे किंग के ब्रॉन्ज फ्यूरी वर्मीथॉर के बारे में हमने बहुत चीजें सुनी है और हमें उस चीज का बहुत डर भी है। ड्रैगन्स मतलब कुछ भयानक क्रीचर्स तो जरूर होते हैं। वो अगर यहाँ पर आते हैं तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जरूर यहाँ पे मरेंगे। मेन, विमेन, चिल्ड्रन ऑल विल बर्न। ये सच है कि ब्रावोस आयरन थ्रोन के साथ वॉर तो बिल्कुल नहीं चाहता, बट सेप्टन बार्थ, हम ब्रावोस ही भी कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे तुम्हारे राजा को भी बच के रहना होगा। हमारे शहर में एक ऐसा खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स छुपके से मर्डर करने में स्किल्ड है। हाँ,
हमारे ये जो असैसिन्स है वो किंग्स लैंडिंग को तबाह तो नहीं कर सकते और ना ही वो कोई बड़ी बैटल हमें जिता के दे सकते हैं, बट उनके स्किल्स ऐसे है कि वो तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट लोगों को बराबर से मार सकते हैं। फिर वो क्वीन एलिसन हो सकती है या उसके गोद में खेलने वाली वो क्यूट सी बच्ची डेनेरिस हो सकती, या फिर तुम्हारे जहेरिस का फ्यूचर एयर टू द थ्रोन एमोन टारगेरियन भी हो सकता है, या फिर बेलॉन को मार दे। आप बताओ किसे मार दे? हमारे ये असैसिन्स किसी को भी मार सकते हैं। दे किल अ फ्यू चोजन पीपल। ऐसे एक लंबे मोनोलॉग के बाद में वहां पर सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस मुस्कुराते हुए हंसते हुए एक वाइन का सिप मारते हैं। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, आप तो अभी समझ ही गए होंगे कि बेसिकली यहाँ पर सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने फेसलेस मैन के डेंजरस असैसिन्स को हायर करने का खौफ यहाँ पर सेप्टन बार्थ को दिखाया था। उन्होंने सीधा यहाँ पर कहा, हाँ हमारा ब्रावोस पूरा जल के राख हो जाएगा, हमारे सारे लोग मर जाएंगे और उसका हमें कोई डर नहीं, बट हम भी ऐसा दर्द वहां पर किंग्स लैंडिंग में दे सकते हैं जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। कुछ टाइम के लिए सेप्टन बार्थ को तो समझता ही नहीं है कि सी लॉर्ड यहाँ पे बोल क्या रहा है। एकदम चालाक होने के बावजूद यहाँ पर सेप्टन बार्थ एकदम ही बुद्धू लग रहा था और सेप्टन बार्थ सीधा कहता है कि हमारा राजा और उसका परिवार एकदम सुरक्षित है, हमारे पास यहाँ पर मौजूद गाइल्स मॉरिगन जैसे तगड़े किंग्सगार्ड है और ये तगड़े किंग्सगार्ड हमारे राजा को एकदम सेफ रखते हैं, तो तुम हमारे टारगेरियन परिवार को ऐसे धमकी नहीं दे सकते। तुम ये जो भी किस असैसिन्स की बात कर रहे हो ना, वो कोई भी असैसिन हमारे टारगेरियन परिवार का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये सुन के तो सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस और भी हंसता है। नाइट्स ऑफ द किंग्स गार्ड, हु इज सर गाइल्स? तुम्हारे सर गाइल्स मॉरिगन को समझने के पहले ही उनकी मौत हो जाएगी। अभी ये सुनने के बाद में वहीं पे मौजूद सर गाइल्स को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा अपने म्यान से तलवार को निकालते हैं और सेप्टन बार्थ भी वहीं पे मीटिंग में सीधा खड़े होते हैं और वहां से मीटिंग छोड़ के वापस निकलने के फिराक में थे, बट देन वापस सी लॉर्ड उन्हें रोकता है। वो कहता है, अरे सेप्टन बार्थ जी, आप इतना गुस्से में क्यों हो? आपके थ्रेट्स ने मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना दिया था, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ थोड़े से थ्रेट्स देता हूं और आपको अनकंफर्टेबल बनाता हूं। प्लीज 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 सिट डाउन। तुम वेस्टरोसी ना एकदम फाइटर्स हो, बट हम ब्रावोसी तो ट्रेडर्स है, हम तो बस भोले भाले व्यापारी है। सो व्हाई डोंट वी जस्ट ट्रेड? मेरी प्लीज मानिए, हम थोड़ी यहाँ पे ट्रेड करते हैं, चलो कुछ बिजनेस की बातें करते हैं। ये सब सुनने के बाद में वहां पर सेप्टन बार्थ अपनी वापस सीट लेते हैं और थोड़ा गुस्से में क्यों ना हो वो वापस सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के साथ में बात करने लगते हैं। यहाँ पर सेप्टन बार्थ सीधा मुद्दे पे आकर कहते हैं कि क्या है तुम्हारे पास ट्रेड करने लायक? तब वहां पर सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने सेप्टन बार्थ को एक ऐसी ऑफर की जो वो कभी ठुकरा ही नहीं सकते थे। इट वॉज एन ऑफर दैट सेप्टन बार्थ कुडंट रिफ्यूज। सो ये डील वैसे एकदम सिंपल ही थी। सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने ढेर सारा सोना ऑफर कर दिया था और तो और ब्रावोस के आयन बैंक में से जो भी लोन रेगो ड्राज ने आयन थ्रोन के लिए निकाला था वो पूरा का पूरा लोन माफ किया गया। देन इसके बाद में सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने सेप्टन बार्थ को यह भी कहा कि अगर तुम वेस्टेरोस में कोई भी तरक्की करना चाहते हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह करना चाहते हो, तो तुम मुझसे बिंदास पैसे ले सकते हो, बट तुम प्लीज ये मारने मिटने की बात मत करना, ये ड्रैगन को ब्रावोस में लाने का वगैरह खौफ हमें प्लीज मत देना। ऐसा जब सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने एंड में कहा तब फाइनली सेप्टन बार्थ के चेहरे पे मुस्कान आती है। तो अभी सेप्टन बार्थ ढेर सारा गोल्ड लेके किंग्स लैंडिंग में आते हैं और वो आके जहेरिस को तो इतना ही कहते हैं कि उन्हें 3 ड्रैगन एग्स तो अभी मिलने से रहे। वो सीधा जहेरिस को बताते हैं कि सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस के साथ में
हम पंगा ना ले तो ही बेहतर है। हमें उसने बहुत सारा गोल्ड दिया है और हमारा पूरा कर्जा उसने माफ कर दिया। तो ये सब चीजें सुनने पर जहेरिस पहले तो थोड़ा खफा था, बट उसे भी समझा कि उन 3 ड्रैगन एग्स को भूलना ही अभी उसके लिए बेहतर होगा। और उसने भी जब सी लॉर्ड ऑफ ब्रावोस ने देखा हुआ सोना देखा तो इवन जहेरिस भी शॉक्ड हो गया। तो अभी ये सोना आखिर था कितना जो इतना जहेरिस शॉक्ड हुआ था? तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि किंग जहेरिस ने अपने लंबे राज में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट किए थे, उसके पीछे का बैकबोन रहा था सी लॉर्ड ने दिए हुए गोल्ड कॉइन्स। सी लॉर्ड ने इतने पैसे दिए थे कि रेगोड्राज और जहेरिस ने उसे संभाला, उसे अच्छे से अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट किया और पूरे वेस्टरोस की तरक्की उसने शुरू की। सो किंग्स लैंडिंग का शहर तो वैसे पूरे वेस्टरोस में बहुत ही पॉपुलर था और रेड कीप का ह्यूज कैसल तो पूरे नोन वर्ल्ड में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना था। बट अभी भी किंग्स लैंडिंग का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बर्बादी था। एसोस के फ्री सिटीज और वेस्टेरोस के बाकी के शहर लैनीस्पोर्ट, ओल्ड टाउन और व्हाइट हार्बर के सामने ये किंग्स लैंडिंग का शहर कुछ भी नहीं था। सो इसीलिए तो सबसे पहले तो जहेरिस ने सी लॉर्ड के गोल्ड को किंग्स लैंडिंग के रास्ते रिपेयर करने में इन्वेस्ट कर दिया। उसने ऑर्डर दिया कि किंग्स लैंडिंग के रोड्स को अभी अच्छे से चौड़ा किया जाए और उसे एकदम अच्छे से बड़ा किया जाए। इसी के साथ साथ एक दिन क्वीन एलिसन ने स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में बोल दिया था कि उसने जब किंग्स लैंडिंग के अलग अलग घरों में पीने का पानी देखा तो उसे एकदम प्यूकिश फील होने लगा था। किंग्स लैंडिंग के गरीब इलाकों का पानी इतना गंदा था कि कोई भी बीमार पड़ जाए। तो इसीलिए किंग जहेरिस ने पूरे किंग्स लैंडिंग में एकदम अच्छे प्लम्बिंग के काम शुरू कर दिए। सबसे पहले तो सब जगह पर अलग अलग कुएं यानी कि वेल्स खोदनी शुरू हो गई। फिर किंग्स लैंडिंग के लिटरली सभी घरों को अलग अलग क्ले पाइप से जोड़ा गया। इन्हीं क्ले पाइप्स के जरिए पानी को पूरे किंग्स लैंडिंग में यहाँ वहाँ पर लेने जाने की एक अलग से अरेंजमेंट की गई। सो किंग्स लैंडिंग में यहाँ वहाँ पर एकदम अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम शुरू हुआ और ड्रिंकिंग वाटर को बराबर से सब घरों में अरेंज करने का काम शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट नेसेसरी काम तो शुरू थे ही, बट जहेरिस ने इसी के साथ साथ किंग्स लैंडिंग में कई जगहों पर अलग अलग बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले फाउंटेन्स बनवाए जो आगे क्वींस फाउंटेन्स के नाम से बुलाए गए, क्योंकि जहेरिस ने ये फाउंटेन्स खास करके अपने प्यारे पत्नी एलिसन के लिए बनवाए थे। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आपको ये थोड़ा सा साइड स्टोरी वाला बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पसंद आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। Ciao.